हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार महर्षि आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th बायोलॉजी। और 12th बायोलॉजी में हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले पहला पार्ट। और ये 1 से लेकर 4 पार्ट जो हैं वो सारे के सारे आवर्त बीजी पादपों में जनन से संबंधित हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम पाठ का नाम और नाम से संबंधित तथ्य। आवर्त बीजी पादपों में जनन। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अपनी 12th बायोलॉजी जो है वो ज़्यादातर जीवों के सिस्टम से संबंधित हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का सिस्टम हो। आधे पार्ट एनिमल सिस्टम से संबंधित हैं, आधे पार्ट प्लांट सिस्टम से संबंधित हैं। इनके शरीर के अंदर कौन कौन सी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन अपने को अलग अलग पाठों के अंदर करना है। तो 1 से लेकर जो 4 पार्ट हैं वो पार्ट सारे के सारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं। आप जानते हैं एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादप सबसे विकसित प्रकार के पादप होते हैं। आपने पादपों का क्लासिफिकेशन 11th क्लास में किया था, जिसके अंतर्गत आपने देखा था सबसे निम्न स्तरीय थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और सबसे अंत में आए थे एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी पादप। ऐसे पादप जिनमें बीज जो है वो फल रूपी आवरण में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये सबसे ज़्यादा विकसित हैं, इसका मतलब इनके जो सिस्टम है वो भी सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होंगे, अर्थात कॉम्प्लेक्स या जटिल भी होंगे। इसलिए इनका अध्ययन अपने को बिल्कुल ध्यानपूर्वक और छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए भी करना है। तो आवर्त बीजी पादप कौन से हैं? जिनमें बीज फल रूपी आवरण के अंदर पाया जाता है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। और इनमें अपने को किसका अध्ययन करना है? रिप्रोडक्शन का। और ये रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में, ये हम 1 से लेकर 4 पार्ट तक टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और जब 4 पार्ट खत्म हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स में अलग अलग टाइप से किस किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहां जो ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट जनन की केवल सामान्य जानकारी से रिलेटेड है। इसमें कोई ज्यादा डीप नहीं है, बिल्कुल सामान्य प्रकार का, सरल प्रकार का रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है उसकी कुछ जानकारी दी गई है, जिसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो यदि हम शुरू करें अपना पहला पार्ट, तो इस पहले पार्ट में जो रिप्रोडक्शन है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की परिभाषा ही देख लेते हैं। आखिर जनन किसे कहा जाएगा? जनन या रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। जीवों में पाए जाने वाली वह जैविक क्रिया, जाहिर सी बात है ये जैविक क्रिया तो है ही, जीवों में पाए जाने वाली वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीवों में पाए जाने वाली वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखेंगे, उसे अपने कहेंगे जनन। आप लोग देख सकते हैं कि मान लो नीम का पेड़ है तो उससे संततियां किसकी प्राप्त होंगी? नीम की। पीपल का है तो उससे किसकी प्राप्त होंगी? पीपल की। गेहूं का प्लांट है तो उससे गेहूं की संततियां। यानी प्रत्येक पादप अपने समान संतति उत्पन्न करता है। क्यों करता है संतति उत्पन्न? ताकि उसकी जाति का अस्तित्व बना रहे, चाहे 1 वर्षीय हो, चाहे 2 वर्षीय हो, चाहे बहुवर्षीय हो। प्रत्येक प्लांट अपने समान संतति उत्पन्न करता है। और वो संतति क्यों उत्पन्न करता है? ताकि उसकी जाति का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जातियां आगे से आगे बढ़ती रहें। तो उसे ही अपने क्या कहते हैं? जनन या रिप्रोडक्शन। तो जीवों में पाए जाने वाली वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं, उसे अपने कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन।
अब जनन या रिप्रोडक्शन के टाइप यदि देखे जाएं तो ये दो प्रमुख टाइप का हो सकता है। पहला टाइप है अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा आपको पता चल गया कौन सा होगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन के दो प्रमुख टाइप हैं प्लांट्स के अंदर, कौन कौन से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हमारा जो ये लेसन फर्स्ट है इसके अंदर केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसके आगे के जो शेयर्स पार्ट हैं उनके अंदर प्रमुखतया अपने को देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स्ड होता है, लेकिन बड़ा ही सिंपल टाइप होता है अलैंगिक जनन का। तो हम यहां पर पहले पार्ट के अंतर्गत सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, अलैंगिक जनन करने जा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले यदि परिभाषा हम देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसे अपने कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर परिभाषा के साथ साथ अपने को विशेषताएं देखनी है कि कौन से रिप्रोडक्शन को अपने एसेक्सुअल के अंदर रखेंगे। तो वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसे अपने क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे प्रमुख बात क्या होगी कि इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है। इसके अलावा दूसरी प्रमुख विशेषता जो होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या होगी कि इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही इसमें युग्मक संलयन होता है। युग्मक संलयन को अपने कह सकते हैं सिनगैमी। युग्मक संलयन को क्या कहा जाता है बायोलॉजी में, सिनगैमी। सिन का अर्थ संयुक्त होना और गैमी का मतलब युग्मक। तो जनन की वह विधि जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो और न ही युग्मक संलयन हो उसे अपने क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहां पर अलैंगिक जनन की परिभाषा दो टाइप से बना सकते हो। पहली, वह जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसे क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन, ये दूसरी परिभाषा आप क्या बना सकते हो, वह जनन जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो और न ही युग्मक संलयन हो। या आप इस प्रकार से भी मोड़ सकते हैं इस परिभाषा को कि लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही युग्मक संलयन होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये विशेषताएं भी हैं और इन्हीं विशेषताओं को आप रूपांतरित करके इसकी परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा होती क्या है, जिससे उसकी विशेषताएं पता चले। तो अलैंगिक जनन जिसमें जनक केवल एक जनक भाग लेता है, या जनन की वह विधि जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही युग्मक संलयन होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर इसकी प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन। अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होगी उसको अपने क्या कहेंगे, क्लोन। नाम सुना होगा आपने क्लोन, और क्लोन नाम आते ही आपके दिमाग में आती है डोली भेड़, लेकिन वो तो एनिमल्स के अंदर है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है वो सीमित है और कृत्रिम रूप से ज्यादातर की जाती है, लेकिन प्लांट्स में ये क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है वो स्वभावतः प्राकृतिक रूप से बहुतायत पाई जाती है। तो क्लोन, अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन। क्यों कहेंगे क्लोन? क्योंकि इसके द्वारा जो संतति प्राप्त हो रही है वो आनुवंशिक गुणों में और आकारिकी गुणों में जनक के हूबहू समान होती है। क्लोन किसे कहा जाएगा, ऐसी संतति जो
आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक के हूबहू समान हो, ऐसी संतति जो आनुवंशिक रूप से जेनेटिक मटेरियल उसका और आकारिक रूप से मॉर्फोलॉजिकल बाहर से देखने में वो जनक के हूबहू समान होती है, ठीक है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ऐसी संतति जो आनुवंशिक रूप से और आकारिक रूप से जनक के हूबहू समान हो उसे अपने क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो अलैंगिक जनन की यह भी एक विशेषता है कि इससे जो संततियां प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं, क्लोन होती हैं। इसके अलावा एक माइनर विशेषता और भी है इसकी कि यदि अपने को ऐसी संतति प्राप्त करनी है जिसके गुणों में भिन्नता न आए, जैसे मान लो हमने कोई ऐसी नस्ल, कोई ऐसी किस्म विकसित कर ली जो कि बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, हम किसानों को बोने के लिए देते हैं कि आप इसे बोते रहो, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म है, तो इसके कोई रोग होता है और पैदावार भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, प्रतिरोधक क्षमता भी इसके बहुत ज़्यादा है, तो हमने बनाई है बड़ी मेहनत से। हम नहीं चाहते कि किसान जब बोए तो उसकी अगली संततियां उससे अगली संततियों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता आए। यदि हम ऐसी संतति चाहते हैं बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी की उसके कोई गुणों में भिन्नता ना आए, तो अपने को कौन सा जनन करवाना पड़ेगा, अलैंगिक जनन करवाना पड़ेगा। क्योंकि अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों में भिन्नता नहीं आती, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों में भिन्नता नहीं आती। तो आप लोग ध्यान रखोगे, या मैं इस बात को एक तरीके से और से भी कह सकता हूं कि शुद्धता बनी रहती है। क्या कह सकते हैं अपने इसे, शुद्धता बनी रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन से जो पीढ़ी दर पीढ़ी संततियां प्राप्त होती हैं उनके गुणों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं आती। क्यों नहीं आती, आप सोच सकते हैं, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। याद कीजिए 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की घटना होती है और उससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहां पर अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने यहीं पर इस बात को काट दिया है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो गुणों में भिन्नता नहीं आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी संततियां शुद्ध बनी रहती हैं। बड़ी जबरदस्त विशेषता है ये। इसके अलावा एक माइनर विशेषता और बन सकती है इसकी कि अलैंगिक जनन जो है वो तीव्र गति से संपन्न होता है, कम समय में होगा ये, या आप कह सकते हो तीव्र गति से। इसका मतलब यदि किसी मैदान को अपने को अत्यधिक शीघ्रता से हरा भरा करना है तो अपने को किस रिप्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, अलैंगिक जनन का। तो ये अलैंगिक जनन की कुछ सामान्य से विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन हमने किसको कहा, परिभाषा सबसे पहले, जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उस जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जिसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन हो और न ही युग्मक संलयन हो उसे भी अपने क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। और यही विशेषता है कि इसमें एक जनक भाग लेता है, अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन नहीं होता, इससे प्राप्त संतति को अपने क्या कहते हैं, क्लोन। चूंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो आनुवंशिक और ये इसके गुणों में भिन्नता नहीं आएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्धता बनी रहेगी, और ये अलैंगिक जनन जो है वो बड़ी तेजी गति से संपन्न होता है। बहुत ही कम समय में यदि अपने को किसी क्षेत्र को हरा भरा करना हो तो अपने को कौन सा जनन करवाना चाहिए, अलैंगिक जनन करवाना चाहिए। तो ये विशेषताएं होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक नाम और भी दिया जा सकता है, एपोमिक्सिस। एपो शब्द का मतलब होता है बिना,
मिक्सिस मतलब मिक्स मान लो, यानी मिश्रित हुए। यानी ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिश्रित नहीं होते, उसे अपने क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो एक ही बात है, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दो या एपोमिक्सिस बोल दो। हालांकि कुछ किताबों में ये टाइप दिया हुआ होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एपोमिक्सिस, लेकिन अपने बोर्ड की किताब में कह रखा है कि एपोमिक्सिस या अलैंगिक जनन एक ही बात है। तो अलैंगिक जनन यानी एपोमिक्सिस, एपो शब्द का अर्थ होता है बिना और मिक्सिस शब्द का मतलब होता है मिश्रित, यानी बिना युग्मकों के मिश्रण के यदि नई संतति उत्पन्न होती है तो उसे अपने कहते हैं एपोमिक्सिस। मिटा दें इसे। एपोमिक्सिस या अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन के यदि अपने टाइप देखें, अलैंगिक जनन के यदि अपने टाइप देखें तो अलैंगिक जनन भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है अनिषेक बीजता, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एगेमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता को अपने क्या कह सकते हैं, एगेमोस्पर्मी। और दूसरा है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपने देखते हैं अनिषेक बीजता, जो कि बिल्कुल परिभाषा ही है अपने सिलेबस में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नाम ही इसकी परिभाषा है, नाम का विश्लेषण कर लीजिए और कुछ नहीं है। यानी नहीं, निषेक मतलब निषेचन, बीजता यानी बीज का निर्माण। ए का मतलब नहीं, गेमो का मतलब गेमीट का संलयन या जिसे सिनगेमी बोलते हैं। स्पर्मा शब्द का अर्थ होता है बीज, स्पर्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, बीज। तो स्पर्मी जो है वो बीज से ही रिलेटेड है। यानी अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की, क्योंकि अलैंगिक जनन का टाइप है ये, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत बिना निषेचन के, देखिए अनिषेक, बिना निषेचन के बीज या भ्रूण का निर्माण होता है। देखिए बीज जो है वो एक तरह से लैंगिक जनन की उत्पत्ति है। बीज आमतौर पर किससे बनता है, लैंगिक जनन से। और बीज का महत्व क्यों है, क्योंकि बीज के अंदर बनता है भ्रूण, इसलिए बीज का महत्व है। यहां पर बीज जो बन रहा है वो बिना युग्मक संलयन के बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनिषेक बीजता। यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता। सिलेबस में केवल परिभाषा है, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना। इस पाठ में जो सबसे ज्यादा डिटेल है वो डिटेल है कायिक जनन की। यानी अपने को यदि इस पाठ के अंदर पकड़ करनी है, पूरा कवर करना है ये पाठ, तो महत्वपूर्ण रहेगा अलैंगिक जनन की विशेषताएं, उसका प्रकार और कायिक जनन के बारे में। तो कायिक जनन अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, यही अपने सिलेबस में ज्यादा है। कायिक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परिभाषा बड़ी सिंपल है। कैसे, अपने को ध्यान होना चाहिए कि पादपों में दो पार्ट हैं, एक तो कायिक भाग और एक लैंगिक भाग। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जड़, तना, पत्ती। और लैंगिक भाग कौन सा होता है, पुष्प। पुष्प के अंदर जो भी पार्ट है वो सारे किसके अंदर आएंगे, लैंगिक पार्ट के अंदर आएंगे। और बाकी जो बच गया जड़, तना, पत्ती, वो किसके अंदर आएंगे, कायिक भाग के अंदर आएंगे। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, कायिक जनन। तो जाहिर सी बात है इसमें पादप के कौन से हिस्से भाग लेंगे, कायिक हिस्से। तो परिभाषा बना दें अपने, वह जनन, क्योंकि जनन की परिभाषा बना रहे हैं ना, कायिक जनन। तो वह जनन जिसमें पादप के जड़, तना, पत्ती संतति निर्माण हेतु भाग लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। वह जनन जिसमें पादप के जड़,
तना, पत्ती, कायिक भाग हो गए। संतति निर्माण में भाग लेते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे? कायिक जनन। तो कायिक जनन प्रमुख रूप से किसके द्वारा होगा? जड़, तना और पत्ती के द्वारा। कायिक जनन किस किस भाग के द्वारा होगा? जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। यहां पर आपको एक शब्द और समझना होगा, कायिक प्रवर्ध। इस शब्द को समझ लीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोपेग्यूल। हो सकता है 1 नंबर के अंदर आ जाए कि कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल क्या है। तो आपने देखा है कि किसी पौधे के ऊपर छोटी सी गांठ सी होती है, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, ये गन्ना, गन्ने के बीच में ये परव संधि होती है और परव संधि के ऊपर आपने ऐसी छोटी छोटी गांठें देखी होंगी। इन गांठों को अपने क्या कह सकते हैं? प्रोपेग्यूल कह सकते हैं। आपने आलू देखा होगा, पुराना आलू, तो पुराने आलू के ऊपर आपने इस प्रकार की छोटी छोटी गांठें, जिन्हें आप आंख कहते हो, आलू की आंख कहते हो, वो आपने देखा होगा। तो ये क्या है? इनके प्रोपेग्यूल है। और प्रोपेग्यूल सामान्यतः एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, लेकिन अपनी बोर्ड की किताब में थोड़ा सा इसे भिन्नता दी हुई है, बारीकी का अंतर दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि पादप के वे भाग जिन्हें अपने कायिक जनन के रूप में भाग ले रहे हैं, जिनको हम कायिक जनन के रूप में काम में ले रहे हैं, उनको अपने क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल। तो पादप के वे भाग, अपने को इसी टाइप से याद करना है, पादप के वे भाग जिन पर गांठ रूपी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन पर गांठ रूपी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको अपने क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल कहते हैं। और इन प्रोपेग्यूल को हम जनन हेतु काम में ले सकते हैं, इनसे नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इस गांठ को क्या कहा था? प्रोपेग्यूल कहा था। लेकिन बोर्ड क्या कहता है कि जो हिस्सा अपने जनन के लिए काम में ले रहे हैं, पादप का जो हिस्सा जनन के लिए काम में ले रहे हैं, वो क्या है? प्रोपेग्यूल है। और वास्तव में जनन किसके द्वारा होता है? इस गांठनुमा स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। यदि अपने पादप का ये भाग ले लें, जिसको अपने परव बोलते हैं, इसको ले लें अकेले को, तो क्या ये जनन कर सकता है? नहीं। इसको जमीन में दबा देंगे तो इससे नई संतति उत्पन्न नहीं होगी। अब आलू का कोई साधारण सा टुकड़ा लेकर जमीन में दबा दो, उससे नई संतति उत्पन्न नहीं होगी। अपने को वो भाग लेना होगा जिसके ऊपर ये गांठ रूपी स्ट्रक्चर है। तो वास्तव में ये गांठ रूपी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्रोपेग्यूल। एनसीईआरटी इज मोर करेक्ट देन बोर्ड। ध्यान रखिएगा, पादप का वह भाग जिस पर गांठ रूपी स्ट्रक्चर, अपने दोनों का मिक्सर करके परिभाषा बना रहे हैं। पादप का वह भाग जिस पर गांठ रूपी स्ट्रक्चर उपस्थित हो, पादप का वह भाग जिस पर गांठ रूपी संरचना उपस्थित है, उसको हम प्रोपेग्यूल या कायिक प्रवर्ध कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, पादप का वह भाग जिस पर गांठ रूपी संरचना उपस्थित है, उसे हम प्रोपेग्यूल या कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। और यदि इस प्रोपेग्यूल या कायिक प्रवर्ध को नम भूमि में दबा दिया जाए तो कुछ ही समय में इससे नई संतति उत्पन्न की जा सकती है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल क्या है। और हम उन पादपों की जड़, तना और पत्ती को नई संतति के निर्माण में काम में ले सकते हैं जिनके ऊपर क्या उपस्थित हो? प्रोपेग्यूल उपस्थित हो। तो कायिक जनन की परिभाषा बना दोगे आराम से, कोई इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, अपने को पता है कायिक भाग कौन से। तो वह जनन जिसमें जड़, तना, पत्ती, ब्रैकेट में लिख दोगे, प्रोपेग्यूल युक्त भाग से नई संतति की उत्पत्ति की जाती है, उसे अपने कहते हैं कायिक जनन। वह जनन जिसके द्वारा हम जड़, तना, पत्ती को काम में लेते हुए नई संतति उत्पन्न करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं? कायिक जनन। रट्टा नहीं लगाना, अपने दिमाग में परिभाषा सेट करो, मूल धारणाएं बनाओ कि कायिक जनन होता क्या है, प्रोपेग्यूल क्या होता है, कैसे नई संतति उत्पन्न होगी, और उसी को अपने शब्दों में लिख दो तो वो बन जाती है परिभाषा। यहां पर हम एक एक करके कायिक जनन देखेंगे। सबसे पहले अपने कायिक जनन देख रहे हैं तने के द्वारा। सबसे पहले कायिक जनन किसके द्वारा देखा जा रहा है? कौन से भाग के द्वारा देखा जा रहा है?
तने के द्वारा। हम उन पादपों के एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे जिनमें तना जो है वो कायिक जनन में भाग लेता है। हर कोई पौधा उसका तना उसकी पत्ती भाग नहीं लेती, ये विशेष होंगे, विशिष्ट होंगे। इनके एग्जाम्पल अपने को बोर्ड के अनुसार ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें तना कायिक जनन में भाग लेता है। और आपको पता है किसका तना कायिक जनन में भाग लेगा? जिसके ऊपर वो गांठ रूपी स्ट्रक्चर यानी प्रोपेग्यूल उपस्थित होगी। तो तना क्या है? तने 3 टाइप के हो सकते हैं। वायवीय तने, अर्धवायवीय तने और तीसरे टाइप के तने हो सकते हैं भूमिगत। ठीक है। यदि अपने वायवीय तनों को देखें तो वायवीय तने यानी पूर्ण रूप से ये कहां होंगे? भूमि की सतह से ऊपर होंगे। इनकी परवसंधियों पर प्रोपेग्यूल मिलेगी, गांठ रूपी स्ट्रक्चर मिलेगी। और यदि इस प्रोपेग्यूल युक्त भाग को हम काटकर जमीन में दबा देंगे तो उससे नई संतति की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से हैं? गन्ना, इसके अलावा गुलाब। गन्ना और गुलाब बड़े विशिष्ट एग्जाम्पल हैं। आप लोगों ने लगाए भी होंगे, गन्ने और गुलाब की कलम लगाई होगी आपने, तो आपने देखा होगा कि इसमें वायवीय शाखा को काटकर जमीन में दबाया जाता है। लेकिन शाखा आप वही लोगे जिसमें परवसंधि हो। जमीन में एक परवसंधि कम से कम दबनी चाहिए, तभी इससे नई संतति बनती है। वायवीय तने जिनमें कायिक जनन होता है, ऐसे पादप जिनमें वायवीय तने के द्वारा कायिक जनन होते हैं, उसके एग्जाम्पल कौन है? गन्ना और गुलाब। और दूसरे अर्धवायवीय तने देखें। अर्धवायवीय यानी इनका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा जमीन के बाहर होता है। जमीन का जो हिस्सा अंदर होता है उससे जड़ें निकल जाती हैं और जो हिस्सा बाहर होता है उससे प्ररोह भाग विकसित हो जाता है, पत्तियां वगैरह विकसित हो जाती हैं। अर्धवायवीय तने को अपने फिर से 4 भागों में बांट सकते हैं। अर्धवायवीय तनों को फिर से अपने कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। ये टाइप है किसके? अर्धवायवीय तने के। तो अर्धवायवीय तने कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ऐसे कौन से पादप हैं जिनका तना ऊपरी भूस्तारी प्रकार का होता है? क्योंकि तने के द्वारा जनन हो रही है, मत भूलें। जिनका तना कैसा है? ऊपरी भूस्तारी। और वो किस में भाग लेता है? जनन में। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है दूब घास, सयानोडान डेक्टाइलॉन। सयानोडान डेक्टाइलॉन बॉटनिकल नाम है इसका। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी भूस्तारी में एग्जाम्पल कौन है? दूब घास। दूब घास का इस्तेमाल अपने किस में करते हैं? कायिक जनन में करते हैं। आपने लगाई होगी दूब कभी पार्क में, तो आप उखाड़कर एक जगह से दूब दूसरी जगह लगा देते हो। तो दूब कैसी होती है? ऊपरी भूस्तारी प्रकार की होती है। इसके अलावा खट्टी बूटी, खट्टी बूटी ये भी है ऊपरी भूस्तारी प्रकार का तना जो कायिक जनन में भाग लेता है। अंतः भूस्तारी का बेस्ट एग्जाम्पल है पुदीना। आमतौर पर घरों में पुदीना लगाया जाता है, तो पुदीने का तना आप देखिएगा कहां पर होता है। तो अंतः भूस्तारी का एग्जाम्पल कौन हो गया? पुदीना। भूस्तारी का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। भूस्तारी का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी। और भूस्तारिका का एग्जाम्पल यदि देखें तो भूस्तारिका का एग्जाम्पल है जलकुंभी।
भूस्तारिका का एग्जाम्पल कौन है? जलकुंभी, आइकोर्निया क्रेसिपस। ये एनसीईआरटी जब लगती थी तब बड़ा पॉपुलर था ये। भूस्तारिका प्रकार का एग्जाम्पल कौन है? जलकुंभी, आइकोर्निया क्रेसिपस इसका बॉटनिकल नाम है। ये जल के किनारों पर यदि होता है तो कुछ ही समय में पूरे जलाशय को ढक लेता है और थोड़े दिनों में ही उस जलाशय के जल को पूरी तरह से मृत कर देता है, उसकी ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, उसकी बीओडी को बढ़ा देता है। शायद मैंने 11वीं क्लास में आपको ये बताया भी था। तो इसको जल का आतंक, वाटर हायासिंथ भी कहा जाता है। किसको? आइकोर्निया क्रेसिपस यानी जलकुंभी को। यदि हम देखें भूमिगत प्रकार के तने, तो भूमिगत प्रकार के तनों को भी 4 प्रकार में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? कंद, दूसरे प्रकार का है प्रकंद, तीसरे प्रकार का है घनकंद और चौथे प्रकार का है शल्ककंद। भूमिगत तने भी 4 प्रकार के हैं। अर्धवायु तने भी 4 टाइप के थे, भूमिगत भी 4 प्रकार के। भूमिगत नाम देखते समझ गए होंगे, इनका तना पूर्ण रूप से कहां पर होता है? भूमि की सतह के नीचे होता है। तो यदि अपने देखें 4 टाइप के, कंद, परकंद, घनकंद, शल्ककंद। परकंद का नाम आप ध्यान रखिएगा, इसको अंग्रेजी में राइजोम भी कहा जाता है। परकंद को क्या कहा जाता है? राइजोम। राइजोम नाम इसका पॉपुलर नाम है। मैं आपको अंग्रेजी में वही नाम बताता हूं जो पॉपुलर होते हैं, जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कंद, इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो आलू। कंद का एग्जाम्पल कौन होगा? आलू। आपसे बहुत बार जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलू क्या है? जो हम खाते हैं आलू का वो भाग कौन सा है? तो वो है तना। और कौन सा तना? भूमिगत तना। और उसके ऊपर जो आंखें होती हैं उनके युक्त भाग को काटकर हम कहां पर दबा देते हैं? जमीन में। तो नए आलूओं का विकास हो जाता है। तो कंद प्रकार का भूमिगत तना कौन है? आलू। परकंद में एग्जाम्पल होंगे अदरक और हल्दी। परकंद के एग्जाम्पल कौन है? अदरक और हल्दी। घनकंद में आएगी अरबी और जमीकंद। घनकंद में कौन आएगी? अरबी और जमीकंद। और शल्कंद में आते हैं, आप जानते हैं, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में भोजन जो संग्रहित होता है वो कहां होता है? उनके शल्क पर्णों में होता है, इसलिए क्या है? शल्कंद है। तो तने द्वारा यदि कायिक जनन देखें तो तने 3 प्रकार के हैं जो कायिक जनन करते हैं। कौन कौन से? वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। वायवीय तने कौन से हैं जो कायिक जनन करते हैं? गन्ना और गुलाब। अर्धवायवीय तने कौन कौन से जो कायिक जनन करते हैं? ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारी में दूब घास और खट्टी बूंटी एग्जाम्पल है। अंतः भूस्तारी में पुदीना, भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी और भूस्तारिका में जलकुंभी। भूमिगत तने में कंद, परकंद, घनकंद और शल्ककंद। कंद में एग्जाम्पल कौन है? आलू। परकंद में अदरक हल्दी, घनकंद में अरबी और जमीकंद और शल्ककंद में प्याज और लहसुन। ठीक है, आप नोट्स की कॉपियां साथ में रखो और जहां जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लगे एक तरह से नोट्स तरीके से आप स्क्रीन को रोककर, वीडियो को रोककर अपने नोट्स खुद तैयार कर सकते हो। हालांकि थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा जोर भी आएगा, लेकिन आप यदि अपने नोट्स खुद तैयार करोगे तो उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अपने हो गया कायिक जनन किसके द्वारा? तने के द्वारा। अब यदि हम देखें कायिक जनन पत्ती के द्वारा, किसके द्वारा कायिक जनन देखेंगे? अपने पत्ती के द्वारा। There's no internet connection right now because यदि देखें तो पत्ती के द्वारा कायिक जनन का एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म को कहा जाता है पत्थर चट्टा, हिंदी में पत्थर चट्टा और बायोलॉजी की भाषा में इसको कहेंगे ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म सामान्य तौर पर आपको आमतौर पर घरों में एक सजावटी पौधे के रूप में मिल जाता है। इसकी पत्ती लगभग
इस टाइप की होती है और इसके किनारों पर पाए जाते हैं प्रोपेग्यूल। यदि अपने प्रोपेग्यूल आप जानते हो हम किसे कह रहे हैं, पादप का वह भाग जिस पर गांठ रूप स्ट्रक्चर उपस्थित हो उसे अपने क्या बोल रहे हैं, प्रोपेग्यूल। तो इस भाग को यदि अपने काटकर जमीन में दबा दें तो क्या होगा, नम जमीन में दबा दें तो कुछ समय पश्चात इसकी प्रोपेग्यूल से नीचे की ओर जड़ें और ऊपर की ओर पर्रो है यानी शाखा और पत्तियां उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात नई संतति का निर्माण हो जाएगा। तो ये ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा जो है इसकी पत्ती के किनारों से कायिक जनन होता है। यदि अपने इसके अलावा एक बढ़िया सा एग्जाम्पल और देखें तो वो एग्जाम्पल अपने लिए है बिगोनिया। वो एग्जाम्पल किसका है, बिगोनिया का। बिगोनिया में इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक तो पर्णवृंत, आप जानते हो कि पत्ती का डंठलनुमा भाग पर्णवृंत, और दूसरा सिराएं, खास तौर से मध्य सिरा, इसमें जनन में भाग लेती हैं। तो बिगोनिया के पर्णवृंत और सिराएं कायिक जनन में भाग लेंगी, जबकि पत्थर चट्टे में पत्ती का कौन सा हिस्सा भाग लेगा, इसके किनारे। तो पत्ती के द्वारा कायिक जनन में दो ही एग्जाम्पल है अपने पास, ब्रायोफिलम और बिगोनिया। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकार और है, चौथा टाइप यदि अपने देखें, बुलबिल, या इसको कहा जाता है पत्र प्रकलिका। ये बुलबिल या पत्र परिकलिका होती क्या है, सामान्यतः किसी पादप में जो पुष्प कलिका है वो आगे चलकर पुष्प का निर्माण करती है, परंतु कुछ पादपों में पुष्प कलिका रूपांतरित होकर एक कायिक शाखा का निर्माण कर लेती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, उस कायिक शाखा को अपने क्या कहते हैं, बुलबिल या पत्र कलिका कहते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जैसे अगेव, अगेव को हिंदी में कहा जाता है रामबांस। इसके अलावा एक पादप और है रतालू। तो अगेव और रतालू में बुलबिल जो है वो कायिक जनन में भाग लेता है। तो ये था कायिक जनन, और जो हमने कायिक जनन पढ़ा है ये प्राकृतिक कायिक जनन है। इसके अलावा कृत्रिम रूप से भी कायिक जनन करवाया जा सकता है, यानी कायिक जनन के हम दो टाइप बना सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन तो अपन ने देख लिया, जड़, तना, पत्ती के द्वारा, इनके अलग अलग एग्जाम्पल भी अपन ने देख लिए। और कल हम पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों के लिए कुछ खास बातें, आप लोग जब ये नोट्स, ये टॉपिक पढ़ो तब अपने पास नोट्स और पेन लेकर बैठ जाओ और अपने संक्षिप्त नोट्स बनाओ खुद के। यानी ऐसे नहीं है कि सो रहे हो आप, सोते सोते वीडियो देख रहे हो, आधा आप देख लिया आधा बाद में देख लिया, ऐसा अपने को नहीं करना है। अपने को पूरा वीडियो कंप्लीट रूप से देखना है, अर्थात जब आप फ्री हो तभी देखो। ऐसे नहीं इस 35-40 मिनट के वीडियो को भी आपने 2-3 मिनट में 2-3 पार्ट में बांट दिया, ऐसा नहीं करना है। पूरे वीडियो को एक साथ कंप्लीट देखना है, जिस प्रकार से क्लास में बैठे रहते हैं उसी प्रकार से अनुशासित होकर, और साथ साथ में अपने खुद के संक्षिप्त नोट्स तैयार करने हैं। हालांकि नोट्स आपको बाद में जब स्कूल खुलेंगे तब आपको दिए जाएंगे, जिस भाषा में यहाँ पर पढ़ाया गया, जैसा पढ़ाया गया ठीक उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने संक्षिप्त नोट आपके पास होने चाहिए, और वो हमेशा सभी नोट्स से आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और जो एग्जाम्पल और डायग्राम जो आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करोगे, क्योंकि बायोलॉजी में ये अपने आप में बड़े विशिष्ट होते हैं, बड़े काम के होते हैं और ज़्यादा नंबर दिलाने वाले भी होते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई भी आपके क्रॉस क्वेश्चन हैं उनको भी आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर लिख दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।